वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स इन फर्स्ट फ्लाइट। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर सिक्स्थ सेमेस्टर डिसिप्लिन हिस्ट्री, जिसका नाम है इशूज़ इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड, 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे सेकंड। तो इसके अंतर्गत हम आज यूनिट फर्स्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 करेंगे, जिसमें आपका टॉपिक है शीत युद्ध। तो सबसे पहले सिनॉप्सिस आपको बता दूं कि कैसे कैसे आपको फ्रेम करना है अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप परिभाषा देंगे, उसके बाद कारण बताएंगे कि क्या कारण था जिसकी वजह से शीत युद्ध आरंभ हुआ। उसके बाद वृद्धि और विकास की स्टेप बाय स्टेप क्या इसके विकास क्या डेवलपमेंट का लेवल था, और उसके बाद समाप्ति कैसे हुई, इसका एंड कैसे हुआ, और उसके बाद लास्ट में करेंगे कि जब इसका एंड हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध की परिभाषा सबसे पहले करेंगे। तो शीत युद्ध का मतलब ही है कि द्वितीय विश्व युद्ध में आपने देखा था, शीत युद्ध का मतलब है कि दो महाशक्तियों के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होना, पर वास्तव में युद्ध का ना होना क्या कहलाता है दोस्तों? शीत युद्ध कहलाता है। तो इसमें देखेंगे हम कि द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था 1939 टू 1945 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व राजनीति में नई शक्तियों व नए शासन को उत्पन्न किया। आपने देखा कि उसमें मतलब दो राष्ट्र थे, तो मित्र राष्ट्र था, दूसरा धुरी राष्ट्र के कंट्रीज़ थे। तो मित्र राष्ट्र में था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, और इसमें था जो हमारा धुरी राष्ट्र था उसमें था जर्मनी, जापान और इटली। तो मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो ये सब थे। उसके बाद ये जो सोवियत संघ और अमेरिका था वो एक साथ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन उसके बाद ही इनमें विचारधारात्मक मतभेद आना शुरू हो गया, और यही रीज़न है कि शीत युद्ध का प्रारंभ हो जाता है ना। आपको पता है कि 1945 टू 1991 शीत युद्ध चला था। तो उसके बाद 1945 में क्या हुआ? मित्र शक्तियाँ संयुक्त राष्ट्र, सोवियत संघ, ब्रिटेन व फ्रांस, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जर्मनी, इटली व जापान की शक्तियों को हराया था इन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ? दो मुख्य शक्तियाँ सामने आई। पहले ही मैंने आपको बता दिया, पहला है संयुक्त राज्य या यूएसए बोल दीजिए, और दूसरा है सोवियत संघ। धीरे धीरे ये दो महाशक्तियाँ दो गुटों में बदल गई, और पश्चिमी क्षेत्र का नेतृत्व कौन कर रहा था यूरोप में? तो संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, और पूर्वी क्षेत्र का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सोवियत संघ द्वारा किया जा रहा था। इसके अंतर्गत सोवियत संघ और अमेरिका में संघर्ष किसी सैनिक संघर्ष की जगह नहीं ली थी फ्रेंड्स, वेपन्स वॉर नहीं हुए थे। इसमें क्या हुआ था? इसमें विचारधारात्मक मतभेद उत्पन्न हुआ था, और उसके बाद ये शीत युद्ध चला था। उसके बाद हम विभिन्न विद्वानों का मत देख लेते हैं। आपको पता है कि हम विद्वान के अगर मत लिखते हैं, व्यूज़ लिखते हैं, तो हमें अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, अच्छा स्कोर हम कर पाते हैं। तो आप विभिन्न विद्वानों के एक दो का अगर आप व्यूज़ लर्न कर लेते हैं तो बेटर है। तो पश्चिमी विद्वानों के अनुसार आपको पता है, आप थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि पश्चिम के विद्वान हैं, तो पूर्व की ये क्या करेंगे? आलोचना करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो ये सोवियत संघ के विस्तारवाद की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सोवियत संघ विस्तारवाद नीति को फॉलो कर रहा था, जिसके कारण से क्या हुआ था? शीत युद्ध हुआ था। उसके बाद पूर्वी विद्वान आ जाते हैं। पता है आपको कि पूर्वी विद्वान है तो किसकी आलोचना करेंगे? पश्चिम की। आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो इनका क्या कहना था दोस्तों? इनका कहना था कि अमेरिका विश्व में अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। उसके बाद विलियम के अनुसार, तो विलियम साहब क्या कहते हैं? तो इनका मानना था कि सोवियत संघ की विस्तारवाद में कोई रुचि नहीं थी। ये किसके फेवर में है? यूएसएसआर के, यानी सोवियत संघ के। उसकी प्राथमिक रुचि किसमें थी? अपने पड़ोसी पूर्वी यूरोप से मित्रता का रिश्ता व युद्ध में बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था। आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिक्लिनेशन हुआ था, डिक्लाइन हो गया था बहुत ज़्यादा, तो उसी को सुधारना था। उसके बाद चलिए अब हम मूव करते हैं रीज़न की तरफ, मतलब शीत युद्ध के क्या क्या कारण थे। तो ऐतिहासिक कारण सबसे पहले देखते हैं। तो आपको पता है ऐतिहासिक कारण में शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण सन 1917 की बोल्शेविक क्रांति मानी जाती है। अब आप कहेंगे कि बोल्शेविक क्रांति क्या होता है? तो रूस में क्या हुआ था फ्रेंड्स? 1917 में एक क्रांति हुई थी, और उसी क्रांति को क्या कहा जाता है? बोल्शेविक क्रांति, क्योंकि
बोल्शेविक नामक राजनीतिक समूह ने इसका नेतृत्व किया था, इसीलिए इसको क्या किया कहा जाता है, बोल्शेविक क्रांति। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि रूस में जो जार निकोलस द्वितीय का शासन था ना, वो बहुत मतलब रेजिडेटरी तरीके का, मतलब स्वेच्छाचारी तरीके से अपनी ही वो चलाते थे, ठीक है, और एकदम सीमित तरीके से वो शासन करते थे। उसके विरुद्ध हुआ था ये शासन। और उसके बाद मतलब यूरोप मतलब रूस ने क्या किया, यूएसएसआर ने क्या किया कि समाजवाद को अडॉप्ट कर लिया। बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में क्या हुआ, साम्यवाद का उदय हुआ। और साम्यवाद, अब पूछेंगे कि क्या होता है, तो साम्यवाद क्या होता है फ्रेंड्स, साम्यवाद में क्या होता है कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है उस पर गवर्नमेंट का रोल होता है, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, और वो बिल्कुल इक्वल सभी लोगों में बांटते हैं, समान वितरण करता है किसी भी रिसोर्स का। और कौन करता है, तो गवर्नमेंट करती है हमारी, ठीक है। उसके बाद ये इसका जो उदय हुआ ना साम्यवाद का, तो पश्चिमी राष्ट्र इसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर क्या हो गए, परेशान होने लगे। आपको भी पता है कि जैसे ही दो महाशक्ति है, एक आगे बढ़ने लगा और दूसरा थोड़ा सा नीचे लो होने लगा, तो क्या हुआ, उनमें जेलसी उत्पन्न होने लगता है। तो ऐसा ही पश्चिमी राष्ट्रों के साथ हुआ। उन्होंने इसे विश्व में फैलने से रोकने के लिए इसको समाप्त करने का विचार बना लिया, और इसी के बाद क्या हुआ, शीत युद्ध उत्पन्न होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद सेकंड टॉपिक करते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। अब हम देखते हैं कि सन 1945 में याल्टा सम्मेलन में जो स्टालिन कौन थे दोस्तों, तो सोवियत संघ के नेता थे। और रूजवेल्ट कौन थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और चर्चिल कौन थे, तो चर्चिल थे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर। तो इन तीनों ने क्या किया, पोलैंड में अपनी संरक्षित लुब्निन सरकार लादने का प्रयास किया। उसने चेकोस्लोवाकिया और उसके बाद बुल्गारिया, हंगरी तथा रोमानिया से युद्ध विराम समझौते और याल्टा संधि का उल्लंघन किया। किसने किया, तो यूएसएसआर ने किया। किसने किया दोस्तों, तो यूएसएसआर ने किया। यूएसएसआर। और ये याल्टा सम्मेलन क्या था दोस्तों, तो याल्टा सम्मेलन में क्या हुआ था कि ये 4 फरवरी को हुआ था, और 4 फरवरी से 11 फरवरी तक ये चला था 1945 में। और इसमें संयुक्त राष्ट्र, अभी हमने पढ़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका, और उसके बाद यूके, यूनाइटेड किंगडम, और उसके बाद सोवियत संघ की सरकार के प्रमुख जो थे, अभी हमने तीनों का नाम पढ़ा कि स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल, इन तीनों ने मिलकर क्या किया था, तो याल्टा समझौता किया था। और याल्टा समझौते में क्या था, तो सोवियत संघ की सरकार के प्रमुख की क्या किया था, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की बैठक की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बैठक की थी, और उन्होंने ये बोला था इन तीनों ने कि जर्मनी और यूरोप के बाद की स्थिति कैसी होनी चाहिए, कैसा उनका पुनर्गठन कैसे करना है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, तो उनको कैसे पुनर्गठित करना है ये करना था। लेकिन सोवियत संघ ने क्या किया कि चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया में युद्ध विराम समझौते करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, याल्टा संधि का क्या हो गया, और उसने पोलैंड में अपनी सरकार थोपने की कोशिश की। बट इन तीनों ने संधि की थी, तो ये तो एक डोमिनेंसी बढ़ाता है ना, डोमिनेंसी बढ़ाता है किसका, यूएसएसआर का। तो इसलिए भी जो पश्चिमी राष्ट्र थे वो भड़क गए, और इसके कारण क्या हुआ, सेकंड जो वो था हमारा कोल्ड वॉर था, शीत युद्ध था, उसकी उत्पत्ति का कारण बताया जाता है। उसके बाद थर्ड हम करते हैं ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। अब आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था, सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से क्या किया था, उत्तरी ईरान पर कब्जा अधिकार कर लिया था। और उसके उपरांत क्या हुआ था, उसके बाद सोवियत संघ ने वहाँ से सेना हटाने से इनकार कर दिया था। और आपको पता है कि इससे क्या हो रहा है कि ईरान में सोवियत संघ का वर्चस्व बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा कि जो पश्चिमी राष्ट्र है उनको क्या होगा, दिक्कत तो होगी ही। फ्रेंडशिप जब यूएसएसआर की ज़्यादा बढ़ेगी तो उसको दिक्कत होगी। तो बाद में क्या हुआ था, इन्होंने हटाने से इनकार कर दिया था अपनी सेना को, और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के दबाव के बाद ही सोवियत संघ ने क्या किया था दोस्तों, अपनी सेना को इन्होंने हटाया था। तो इससे भी पश्चिमी जो राष्ट्र थे लाइक यूएसए वो नाराज हो गए। उसके बाद फोर्थ हम करते हैं यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप।
तो आपको पता है कि सन 1944 में एक समझौते के द्वारा, बहुत सारे समझौते होते थे, तो एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था। यूनान किसके अधिकार क्षेत्र में था दोस्तों? तो ब्रिटेन के। परंतु बाद में सोवियत संघ के प्रोत्साहन से क्या हुआ, उसके जो पड़ोसी साम्यवादी राष्ट्र थे जैसे अल्बानिया, युगोस्लाविया एवं बुल्गारिया, इन सब ने क्या किया, यूनानी कम्युनिस्ट जो छापामारों को परंपरागत राजतंत्री शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी। मतलब वहाँ पे क्या था दोस्तों, यूनान में क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो वहाँ से ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग साम्यवादी पार्टी की स्थापना कर रहे थे। तो ये भी एक तरीके से हस्तक्षेप हुआ, तो इसलिए भी क्या हुआ, तो पश्चिमी राष्ट्र भड़कने लग गए। उसके बाद करते हैं दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार। आपको पता है कि कितना ज़्यादा मतलब चल रहा था, मतलब कंपटीशन चल रहा था कि उसने परमाणु बम बनाए तो मैं भी बनाऊंगा, दूसरा कह रहा था उसने बना लिया तो मैं भी बनाऊंगा, तो बहुत ज़्यादा परमाणु बम का आविष्कार किया जाने लगा। शीत युद्ध का एक अन्य कारण क्या था, परमाणु बम का आविष्कार। अमेरिका ब्रिटेन को परमाणु बम पर अभिमान हो गया था कि हम तो क्या है, परमाणु संपन्न देश है, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सोवियत संघ से परमाणु बम के रहस्य को उन्होंने छुपाया भी, और इस कारण क्या हुआ, दोनों पक्षों में मतभेद। ऑब्वियस सी बात है कि आप बेस्ट फ्रेंड हो और आप क्या कर रहे हो कि आप परमाणु हथियार बना रहे हो और अपने दोस्त को नहीं बता रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि आपके बीच, आपके फ्रेंड के बीच मतभेद उत्पन्न होने लग जाएगा। उसके बाद सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार। अब सोवियत संघ भी कम नहीं था, उसने भी क्या किया, अमेरिका में मतलब लोगों को भड़काने लगा कि अमेरिका ये ऐसा है ऐसा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पहले से क्या किया सोवियत संघ ने, सोवियत संघ के प्रमुख समाचार पत्रों में क्या हुआ, अमेरिका विरोधी लेख प्रकाशित होने लगे और लोग उसे पढ़ने के बाद क्या होने लगे, बहुत ज़्यादा भड़कने लग गए। और अमेरिका ने इस अभियान प्रचार का क्या किया, विरोध किया। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप हमारे खिलाफ लोगों को भड़काएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन क्या हो जाएगा, हमारे बीच क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। उसके बाद 7th करते हैं बर्लिन की नाकेबंदी। अब बर्लिन की नाकेबंदी, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, उसकी नाकेबंदी कर दी। अब सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का क्या किया गया दोस्तों, उल्लंघन किया गया। अब यहाँ भी एक प्रोटोकॉल आ गया, तो ये प्रोटोकॉल कब हुआ था दोस्तों, 12 सितंबर 1944 में हुआ था। और ये क्या हुआ था, इसमें जर्मनी को 3 व्यवसाय क्षेत्रों में विभाजित करने पर ये सहमत हुए थे। जो कौन थे, जो जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इसमें फ्रांस नहीं था, और यूएसएसआर हो गया। तो इन्होंने कहा था कि हम किसको करेंगे, तो जर्मनी को 3 व्यावसायिक क्षेत्रों में विभाजित करेंगे। तो इसका भी इन्होंने उल्लंघन किया, लंदन प्रोटोकॉल का। और उसके बाद क्या कर दिया इन्होंने, बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, और इसे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में भी रखा और शांति के लिए इसे घातक बताया। क्योंकि अभी सी बात है, बर्लिन की आप नाकेबंदी कर रहे हैं, मतलब आप उसे अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से, और कैपिटल है तो दबदबा तो आपका नहीं होना चाहिए कैपिटल पे, यूएसए ने यूएसएसआर से ऐसा बोला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम रीज़न देखते हैं, सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग। अब आपको पता है कि वीटो, जैसे यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, 5 वीटो पावर देश है। अब जैसे हो गया अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया। तो दोस्तों जो भी लॉ बनता है, और अगर मतलब सारे सहमत हो गए, बट मान लीजिए अगर चाइना सहमत नहीं है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इंडिया का, कि सारे देश है वो क्या कहता है कि परमानेंट होना चाहिए यूएनओ में इंडिया को, बट चाइना क्या है कि अगर चाइना क्या विरोध डाल देता है, वीटो का यूज़ कर लेता है कि अगर इंडिया को मिला तो उसके खिलाफ पाकिस्तान को भी मिलेगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है ना, तो ऐसे तो नहीं दे सकते, यूएनओ में उसे परमानेंट सदस्य मेंबर नहीं बना सकते। तो वीटो का प्रयोग यही होता है कि अगर 5 में से अगर 4 सहमत है किसी मुद्दे पे, और एक ने वीटो का प्रयोग करके ये बोल दिया कि नहीं ये सही नहीं है कानून, हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है, वर्ल्ड के लिए खतरा है, तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि वो कानून आगे नहीं जाएगा। तो सोवियत संघ ने ऐसा ही किया। सोवियत संघ ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रत्येक प्रस्ताव को क्या कर दिया दोस्तों, निरस्त कर दिया, और बार बार वीटो का प्रयोग किया। और वीटो के इस दुरुपयोग के कारण पश्चिमी राष्ट्र क्या हुए, सोवियत संघ की आलोचना
करने लगे। उसके बाद 9th करते हैं हम सैद्धांतिक व वैचारिक संघर्ष। अब इसमें क्या हुआ, तो शीत युद्ध का कारण क्या था, एक वैचारिक संघर्ष भी था, क्योंकि अमेरिका आपको पता है कैपिटलिज्म था, उसका पूंजीवादी राष्ट्र है, और सोवियत संघ क्या है, साम्यवादी है। तो इस पूंजीवादी में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति विशेष पर ध्यान दिया जाता है, इसमें प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। लेकिन साम्यवादी में क्या होता है, गवर्नमेंट का रोल होता है। तो ये कितना डिफरेंट है। तो विश्व के मतलब इसमें क्या हुआ था, तो उसकी विचारधारा अलग थी, उसकी विचारधारा अलग थी, तो इसलिए वो अपनी विचारधारा को फैलाना चाहता था और यूएसएसआर अपनी और यूएसए अपनी। तो ये भी एक कारण है। उसके बाद हम करते हैं शक्ति संघर्ष भी एक कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपने देखा कि दो शक्तिशाली राष्ट्रों का उदय हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों राष्ट्रों ने क्या किया दोस्तों, विश्व में अपने प्रभाव को कायम करने के लिए शक्ति संघर्ष अनिवार्य कर दिया। और मॉर्गेंथ्यू कहते हैं, मॉर्गेंथ्यू क्या कहते हैं, तो मॉर्गेंथ्यू कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मॉर्गेंथ्यू एक राजनीतिक थे, एक राजनीतिक विचारक थे, और ये मानते थे कि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो आपके पास शक्ति होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम करते हैं शीत युद्ध का विकास कैसे कैसे हुआ। तो प्रथम देखते हैं इसके 5-6 चरण है, इसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया गया है। तो प्रथम चरण करते हैं जो 1947 से 1950 तक चला। इसमें ट्रूमैन का सिद्धांत। अब ट्रूमैन कौन थे, तो ट्रूमैन दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति थे। और ट्रूमैन का सिद्धांत क्या था, तो शुरुआती शीत युद्ध का आरंभ था क्या, ट्रूमैन का सिद्धांत। और ट्रूमैन का सिद्धांत अभी हम पढ़ेंगे। जिसने शीत युद्ध में गतिविधि शुरू की, ट्रूमैन की अवरोध की नीति इस बात पर आधारित थी, क्या थी, तो वह सोवियत रूस के साम्यवाद के विस्तार को बढ़ने से रोकेगा। ये ट्रूमैन का सिद्धांत था, उसे फैलने नहीं देगा, उसे स्प्रेड नहीं होने देगा। ट्रूमैन का सिद्धांत मार्शल योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इस योजना का क्या मतलब है, तो इस योजना का अर्थ है कि यूरोप का पुनर्निर्माण व बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारना। आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा इकोनॉमी डाउन हो गई थी, अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा गिर गई थी, तो उसको सुधारना क्या था, ट्रूमैन था, मार्शल योजना था। और इसके पीछे जो योजना थी वह क्या थी, यूरोपीय देश जो विश्व युद्ध में बर्बाद हुए उनकी सहायता करना और उनको आर्थिक सहयोग देना। जो पहला क्या माना जाता है, पहला माना जाता है किसका, तो शीत युद्ध का पहला चरण माना जाता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम करेंगे द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण कब से कब तक चला, तो 1950 to 1953। और इसमें हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध के दूसरे चरण की शुरुआत कोरिया संकट से हुई। अब आप कहेंगे कि कोरिया संकट क्या है, तो कोरियाई युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, 25 जून 1950 को हुआ था। और क्या क्या हुआ था इसमें, तो उत्तरी कोरिया से दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण के साथ हुआ था। उत्तरी कोरिया ने क्या किया था, दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया था। और यह शीत युद्ध काल में लड़ा गया सबसे पहला और सबसे बड़ा संघर्ष था। इसमें क्या किया था, तो उत्तर कोरिया का नेतृत्व सोवियत संघ तथा चीन कर रहे थे, और दक्षिणी कोरिया का नेतृत्व दोस्तों अमेरिका कर रहा था। और यही है आपका कोरिया संकट, और जिसने यूरोप के बाहरी हिस्सों में भी शीत युद्ध का स्थान ले लिया। और इसी काल में सोवियत संघ ने अपने परमाणु हथियारों को संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद तीसरा चरण करते हैं। तो तीसरा चरण कब से कब तक चला था, तो 1953 से 1957 तक चला था। और इसमें क्या हुआ था, तो 1953 में क्या हुआ था, स्टालिन। और स्टालिन अभी मैंने आपको बताया था कौन थे, तो सोवियत संघ के नेता थे, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रूमैन थे उनका स्थान किसने ले लिया, राष्ट्रपति आइंशावर ने ले लिया। और यह समय इसलिए भी याद किया जाता है कि साम्यवादी मत से लोगों को स्वतंत्र करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने साधारण टकराहट की नीति को बड़े बदले की कार्यवाही में बदल लिया था। नॉर्मल तरीके से अभी वॉर चल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, बहुत बड़ा हो गया है, वॉर का स्थान बहुत ज़्यादा हो गया है, और कोल्ड वॉर का। और सोवियत संघ के जो नेता थे, सोवियत संघ ने ख्रुश्चेव द्वारा स्टालिन के विचारों को समाप्त किया जा रहा था। सोवियत संघ में स्टालिन की विचारधारा क्या थी दोस्तों, तो उनकी विचारधारा थी कि उनको अपने मतलब
आप उनको व्यापार नहीं करना, वर्ल्ड लेवल पे ज़्यादा अपने आप को स्प्रेड नहीं करना, ऐसी विचारधारा थी। लेकिन सोवियत ख्रुश्चेव आए तो ख्रुश्चेव, निकिता ख्रुश्चेव इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने विस्तारवादी नीति, इन्होंने पश्चिमी देशों के साथ क्या किया, कंपटीशन करना स्टार्ट कर दिया, खुली विचारधारा अडॉप्ट कर लिया इन्होंने। 1953 में स्टालिन की मृत्यु का संकेत था कि सोवियत रूस का घरेलू विकास और विदेशी मामलों को सुधारना, जो स्टालिन के टाइम पीरियड में नहीं हुआ था। और 1956 में सोवियत संघ के हस्तक्षेप से हंगरी में बहुत लड़ाइयाँ हुई और शीत युद्ध की इससे आग बहुत ज़्यादा और जल उठी। उसके बाद हम चौथा चरण करते हैं। तो चौथा चरण कब से कब तक चला दोस्तों, तो 1957 से 1962 तक चला। और ये चरण था, दो दिशाओं में इसको पहचाना जाता है। पहली दिशा थी कि एक दूसरे के साथ अर्थात सह अस्तित्व, एक दूसरे से मिलजुल कर एक तरीके से रहना। और दूसरा क्यूबा मिसाइल संकट, इसे तो आप भूल ही नहीं सकते हैं दोस्तों। क्यूबा मिसाइल संकट बहुत ही मतलब आप इसे कह सकते हैं कि शीत युद्ध का ये क्या था, तो चरम बिंदु कहा जाता है इसे। और चरम बिंदु क्यों कहा जाता है, तो ये 1962 में हुआ था। और इसमें दोस्तों ऐसा एक चरण आ गया था, मतलब ऐसा एक स्टेज आ गया था जिसमें दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने थी। और अगर इन दोनों में से किसी एक ने भी वेपन का यूज़ कर लिया होता तो थर्ड वर्ल्ड वार हमारा हो जाता, वो कोल्ड वॉर नहीं रहता। उसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट में क्या हुआ था, तो जो नाभिकीय युद्ध पूरे विश्व में लाने को तैयार था, कौन, क्यूबा मिसाइल संकट। शीत युद्ध में 1962 को क्यूबा का संकट सबसे खतरनाक था, जिसमें पहली बार क्या हुआ, महाशक्तियाँ आमने सामने आई। और इसके जॉन एफ कैनेडी कौन थे, तो जॉन एफ कैनेडी थे अमेरिका के राष्ट्रपति और निकिता ख्रुश्चेव थे सोवियत संघ के नेता। और एक क्यूबा है, छोटा सा द्वीपीय देश है जो अमेरिका से सटा हुआ है। और ये जो थे उन्होंने क्या किया था, तो सोवियत संघ ने वहाँ पे क्या किया था, सैनिक अड्डा तैनात कर लिया था। लेकिन क्या हुआ, तो इन दोनों ने सहमति आपस में बना ली, किसने, जॉन एफ कैनेडी और निकिता ख्रुश्चेव ने संकट को आने से पहले क्या कर दिया, आपस में सहमति कर ली और उसे टाल दिया। और अंत में ख्रुश्चेव ने निश्चय किया कि वह क्यूबा से अपने मिसाइल अड्डों को क्या कर लेगा, हटा लेगा। लेकिन इसके बदले में अमेरिका क्यूबा पर कभी आक्रमण नहीं करेगा, ये भी बोला। उसके बाद पांचवा चरण करते हैं। तो पांचवा चरण क्या है दोस्तों, कब से कब तक चला, तो 1962 टू 1969 तक चला। 1962 में सह अस्तित्व व प्रतियोगिता का समय था। इसमें प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब क्या कहते सकते हैं आप इसे, चरम बिंदु पे था। और परमाणु हथियारों में वृद्धि जारी थी, बहुत ज़्यादा परमाणु हथियार, वेपन्स बनाए जा रहे थे। और कुछ नए राष्ट्र परमाणु हथियारों की दिशा में आ रहे थे, जैसे ब्रिटेन, आप कह सकते हैं फ्रांस, चीन। परंतु अब यह समय था कि परमाणु हथियार को शांति के लिए क्या किया जाए, अब ये खतरा बन चुका था तो उसे रोका जाए, उसके निर्माण को। और उनकी वृद्धि के कारण 1968 में क्या हुआ, परमाणु अप्रसार संधि, जिसे आप NPT के नाम से जानते हैं। और इस संधि के अंतर्गत परमाणु हथियारों के बढ़ने से रोकना था उनको, और उनके पास मतलब परमाणु हथियार को बढ़ने से रोकना। और जिनके पास परमाणु हथियार है, परमाणु संपन्न देश है, वे कभी उनका निर्माण नहीं करेंगे, ऐसा भी कुछ बताया गया था। उसके बाद हम करते हैं छठवां चरण। तो ये चला था 1969 टू 1978। और इस चरण को दितांत के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या था, तनाव की समाप्ति, मतलब शिथिलता आ गई। अब जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो हमारा कोल्ड वॉर भी अब बूढ़ा हो गया था और ये थक गया था और ये शिथिल हो गया था और ये समाप्ति की ओर आप कह सकते हैं। जहां अमेरिका और सोवियत संघ ने यह अस्तित्व की शुरुआत की, क्या की, सह अस्तित्व की शुरुआत की। विचारों की श्रृंखला के दूसरी तरफ एक नई दरार की शुरुआत हुई। दो वैचारिक मित्रों व साथी के बीच, सोवियत संघ व चीन, जो सीनो मतलब इसमें शिथिलता तो आ रही थी, लेकिन कुछ कंट्री इसमें अभी भी वॉर कर रहे थे, जैसे चीन, जिसे सीनो सोवियत मतभेद से जाना जाता है। तो सोवियत संघ और चाइना थोड़ा थोड़ा मतभेद था इनमें। और ये भी था कि इसमें क्या था कि दितांत नीति के होते हुए भी क्या था, महाशक्तियाँ स्थानीय मतभेद में हस्तक्षेप करते थे। और उदाहरण आप सबसे बड़ा देख सकते हैं भारत का और पाकिस्तान का, जो 1971 में वॉर हुआ था। 1969 तक चीन व सोवियत रूस में छोटी सी सीमा को लेकर लड़ाई हुई, तो शिथिलता तो थी लेकिन वॉर भी
हो रहे थे छोटे छोटे। उसके बाद 7वां चरण देखते हैं तो 1979 टू 1987 तक चला और इसे नई शीत युद्ध भी कहा जाता है। और इसमें क्या हुआ दोस्तों, तो इसमें हुआ नए शीत युद्ध की शुरुआत 1979 में सोवियत के अधिग्रहित अफगानिस्तान में, आपको पता है कि गृह युद्ध चल रहा था 1979 में, और वहाँ किसने हस्तक्षेप किया, तो सोवियत संघ ने। और यह काल दितांत के युग का अंत था। अब शिथिलता समाप्त हो गई थी। नए शीत युद्ध के काल में बड़े बड़े शस्त्रों की दौड़ होने लगी थी। अब शिथिलता तो बीच में आपने अभी अभी पढ़ा कि शिथिलता आ गया था 1969 में, वो क्या हुआ, अब समाप्त हो गया और इसमें बड़े बड़े वेपन्स का यूज़ होने लगा। कब, तो 1979 में, गृह युद्ध जब चल रहा था कहाँ, अफगानिस्तान में। और इसमें क्या हुआ था, तो इसमें इतना ज़्यादा मतलब शस्त्रों की होड़ होने लगी थी कि अंतरिक्ष तक पहुंच गए थे, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो रीगन थे उन्होंने क्या बोला था, स्टार वॉर बोला था। और ये बहुत ज़्यादा भयंकर था। उसके बाद हम लास्ट देखते हैं दोस्तों, शीत युद्ध की समाप्ति। सेकेंड लास्ट है शीत युद्ध की समाप्ति। तो गोर्बाचेव, उसकी नीतियों का रूस में आगमन हुआ और उसकी इच्छा थी कि वो पश्चिमी देशों के साथ क्या करे, वह शांति वार्ता करे, शीत युद्ध के दिनों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शिखर वार्ता में बदले, ठीक है, वार्ताएं करे। उसने परमाणु हथियारों व रूढ़िवादी शक्तियों के लिए एक रास्ता बनाया। और 1987 में क्या हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव ने INF संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसमें परमाणु मिसाइल के अलावा क्रूस पर भी प्रतिबंध था। और बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति और सोवियत संघ के नेता ने स्टार्ट पर भी हस्ताक्षर किया, जिसमें परमाणु हथियारों को कम करना था। और आपने देखा कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे ना, जो 1991 में क्या बने, सोवियत संघ के नेता बने थे, तो उन्होंने क्या किया, तो उनकी जो नीति थी पश्चिमी के साथ वो होड़ लगा रहे थे और लोगों की आकांक्षाएं वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। अफगानिस्तान में उन्होंने हस्तक्षेप किया, तो इन सब के कारण क्या हुआ, उनका डिक्लाइन हो गया, सोवियत संघ का अंत हो गया। और हम देखते हैं लास्ट में कि अंत में 1991 में सोवियत संघ विघटित हो गया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा अध्याय क्या हो गया, समाप्त हो गया। और उसके बाद देखते हैं शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कुछ प्रभाव तो अब पड़ेगा ही, क्योंकि इतनी बड़ी महाशक्ति थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 महाशक्तियां थी जिसमें से एक का डिक्लाइन हो गया। तो क्या हुआ, तो शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को उतना ही प्रभावित किया जितना कि दोनों विश्व युद्धों ने किया। क्योंकि आपको पता है कि 45 ईयर्स तक वॉर मतलब कोल्ड वॉर चला, तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा लॉस हुआ। शीत युद्ध ग्लोब पर क्या हुआ, राजनीतिक रूप में फैल गया था और इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कुछ प्रमुख प्रभाव डाला, जो अभी हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट आप देख रहे हैं कि शीत युद्ध ने विश्व की द्विध्रुवीयता को समाप्त कर दिया। आपको पता है कि वर्ल्ड लेवल पे 2 महाशक्तियाँ थी, एक USSR था, एक USA था। तो USSR का डिक्लाइन हो गया, तो अब एक ही महाशक्ति बची, कौन, अमेरिका यानी USA। और सेकंड देखते हैं, तीसरी दुनिया के देश ज़्यादा असुरक्षित हो गए, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे, उथल पुथल मच गया बिल्कुल ही। उसके बाद थर्ड देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका शक्ति के एक नए केंद्र के रूप में सामने आया। फोर्थ क्या है दोस्तों, तो शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात हथियारों की जो बहुत बड़ी मात्रा में होड़ चल रही थी वो भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। और उसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बनना, जिसमें क्या हुआ, तो व्यापार और विकास की नई शर्तें थी। शीत युद्ध के पश्चात वह विकासशील देशों का समर्थन करेगा, क्योंकि विकासशील देश तो अभी विकसित नहीं हुए, विकास करे तो उनको उनकी मतलब विकासशील देशों की हेल्प करना। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो शीत युद्ध की समाप्ति के कारण मतलब क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक शीत युद्ध हमने सारे स्टेप बाय स्टेप कर लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर किसी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में आपकी हेल्प करूँ। और आपका अपना वैल्यूएबल समय देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वो है आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।